1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्बे के अंदर 2 घंटों के अंदर ही लगातार 12 बम फूटे। सोचिए, सोचने में कितना खतरनाक और भयानक लगता है। सोचिए, एक आम दिन की तरह ही आप ऑफिस गए हो, बच्चे स्कूल गए हो, फैमिली घर पर हो और आपको अपने दफ्तर में ये खबर मिलती है कि आपके आसपास के एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हो। आपको रेडियो पे या न्यूज़ पे सुनाई देता है कि बॉम्बे के अंदर 12 बम ब्लास्ट हुए हैं अलग अलग जगहों पर। सोचिए कितना खतरनाक लगता होगा। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि किसी देश के अंदर, एक सिटी के अंदर 12 बम ब्लास्ट हुए 2 घंटे के अंदर, जो होते जा रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में कौन कौन था और किसने इस प्लान को अंजाम दिया। मेरा नाम है शुभम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिन था 12 मार्च 1993, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करीबन 1:30 बजे के आसपास उसके बेसमेंट में एक कार के अंदर जोरदार धमाका होता है। और ये बस शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले 2 घंटों में ऐसे 11 धमाके और होने थे। और ये धमाका इतना जोरदार था कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के आसपास की जितनी बिल्डिंग्स थी उन सबके शीशे टूट गए थे। बेसमेंट के अंदर बहुत नुकसान हो गया था, बहुत लोग वहां पे मारे भी गए थे। और करीबन 2:15 पर दूसरा धमाका होता है कत्था बाजार के पास। और बॉम्बे पुलिस के कंट्रोल सेंटर के अंदर फोन बजना शुरू हो जाता है कि यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एम्बुलेंस की गाड़ियां भागना शुरू कर देती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भागना शुरू कर देती हैं। पर पुलिस वालों को इतना अंदाजा नहीं था कि कितनी बड़ी घटना होने वाली है ये। और फिर 2:30 पर शिवसेना भवन के पास जो लकी पेट्रोल पंप था, वहां पर जोरदार कार के अंदर धमाका होता है। उसके बाद 2:33 पर एयर इंडिया की बिल्डिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और उसके बाद 2:45 को वर्ली पासपोर्ट ऑफिस के बाद एक जोरदार धमाका होता है स्कूटर के अंदर। करीबन 5 बॉम्ब ब्लास्ट अभी तक हो चुके थे। पुलिस वालों को अंदाजा हो चुका था कि बहुत बड़ी घटना है, लेकिन पुलिस को कुछ समझ में नहीं आता। उस समय पूरी बॉम्बे की पुलिस रोड पे आ चुकी थी। वो एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ वहां भाग रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, बॉम्ब ब्लास्ट भी बढ़ते जा रहे थे। और उसी समय 2:45 को एक और ब्लास्ट होता है माहिम प्लाजा से थोड़ी सी दूरी पर। और उसके बाद 3:05 पर 7वां धमाका जावेरी बाजार में होता है, जहां पे एक स्कूटर के अंदर RDX फिट किया गया रहता है। और 8वां धमाका 3:10 पर सिरोक होटल में होता है, जो बैंड्रा के पास है। और 3:15 को प्लाज्मा सिनेमा के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। और 10वां धमाका 3:10 पर सेंट्रल होटल जुहू में होता है। और 3:30 पर सहारा एयरपोर्ट के पास कुछ लोग हैंड ग्रेनेड से हमला करते हैं। और आखिरी धमाका 12वां धमाका जो 3:40 पर सेंट्रल होटल जो मुंबई एयरपोर्ट के पास है वहां पर होता है। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ा तो धमाके भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 3:40 के बाद जब किसी भी धमाके की रिपोर्ट नहीं आई, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, तो पुलिस वालों को लगने लगा कि अब बॉम्ब ब्लास्ट का सिलसिला रुक चुका है। लेकिन इतनी बड़ी बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से पूरी दिल्ली हिल चुकी थी, पूरी मुंबई हिल चुकी थी। और इस बॉम्ब ब्लास्ट में करीबन 250 से ज़्यादा लोगों की जानें जाती हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल होते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती है। और इन सारी घटनाओं के बाद किसी भी आतंकवादी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जिसकी वजह से पुलिस वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किसने कराया। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन था और किसने इस बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान किया था और किसने इसको एग्जीक्यूट किया और इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो इसकी शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1992 को, जब बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। बाबरी मस्जिद को गिरा देने की वजह से देश के अंदर माहौल बहुत खराब हो गया था और हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे थे। और दिसंबर और जनवरी के महीने में जो बॉम्बे के अंदर जो दंगे थे वो काफी बढ़ चुके थे। और इन दंगों में करीबन 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल थे। बॉम्बे में हुए दंगों की वजह से कई दुकानें जला दी गई थी, कई दफ्तर जला दिए गए थे। उसी में से एक दफ्तर था टाइगर मेमन का, जो उस समय बॉम्बे के अंदर स्मगलिंग करता था, सोने की स्मगलिंग, चांदी की स्मगलिंग करता था। टाइगर मेमन, ये नाम को याद रखना क्योंकि ये पूरी वीडियो बस इसी के ऊपर होने वाली है। दंगों में जो टाइगर मेमन का दफ्तर जल गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर बहुत ही गुस्सा आ गया था और उसके अंदर एक बदले की भावना आ गई थी कि जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, ऊपर से उसके दफ्तर को भी जला दिया गया। और वो इस चीज से बहुत ही नाराज था। और जो टाइगर मेमन था वो एक बोलवा स्मगलर था ही, उसकी पहचान भी ऊपर तक थी और वो दाऊद के भी संपर्क में था उस समय। और जनवरी के महीने में वो कई बार दुबई गया था और वहां पर उसने दाऊद इब्राहिम से बात की थी और कहा था कि मुझे बदला लेना है। और टाइगर मेमन के इसी बदले की भावना को इस्तेमाल करके भारत के अंदर ये सीरियल ब्लास्ट करवाए गए थे। और ये बात तो साफ ही है कि जब भी भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के दंगे होते हैं तो पाकिस्तान, ISI जैसे बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन है वो भारत के अंदर आतंकवादी के बीज बना शुरू कर देते हैं, लोगों को भड़काना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर दंगे हो सके और देश के अंदर ऐसे ब्लास्ट करवाए जा सके।
इसी के लिए दुबई के अंदर एक मीटिंग होती है जिसे आईएसआई ने रखा था, जिसके अंदर बड़े बड़े आतंकवादी आए थे, इसमें दाऊद इब्राहिम, तौकीर जलियांवाला, सैयद आरिफ, और इस मीटिंग में कई नामचीन आतंकवादियों को बुलाया गया था जिन्हें बाबरी मस्जिद का भी बदला लेना था। दाऊद इब्राहिम की टाइगर मेमन से बात हुई थी और दाऊद इब्राहिम को मालूम था कि टाइगर मेमन के अंदर जो इंतकाम की भावना है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके लिए उसने इस मीटिंग के अंदर टाइगर मेमन को भी बुलाया और दुबई के अंदर इस बॉम्ब ब्लास्ट को प्लान किया गया और जिसकी जिम्मेदारी टाइगर मेमन के ऊपर डाल दी गई और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया तहरीक का इंतकाम। और टाइगर मेमन के बात आते ही उसने कुछ कट्टर मुसलमानों को इकट्ठा किया जिनके अंदर बदले की भावना थी और उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेज दिया और उसको सपोर्ट तो ऊपर से मिल ही जाता, दाऊद इब्राहिम का, पाकिस्तान का, आईएसआई का, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान लोग गए थे उन लोगों को वहाँ पे बॉम्ब बनाना सिखाया गया, हैंड ग्रेनेड यूज करना सिखाया गया, AK-47 चलाना सिखाया गया और 15 से 20 दिनों के अंदर ही वो लोग ट्रेनिंग लेके वापस भारत आ भी चुके थे। और दाऊद इब्राहिम की मदद से महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक देगी पोर्ट है जहां से मुंबई के अंदर करीबन 8 टन RDX लाया गया था, AK-56 राइफल लाई गई थी और कई ग्रेनेड्स लाए गए थे और इन सभी चीजों से महाराष्ट्र की पुलिस पूरी तरह से अनजान थी। और वहीं बॉम्बे, जहां दिसंबर जनवरी के दंगे से बॉम्बे बाहर ही आ रही होती है, तभी ये ब्लास्ट होने शुरू हो जाते हैं जिसकी चीख दिल्ली तक सुनाई देती है। और उस समय के मुंबई पुलिस के कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा ने अपने सारे DSPs को बुलाया और कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। और उस समय जांच में बस इतना ही पता चला कि जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो हिंदू पॉपुलेटेड एरिया में हुए थे, मतलब हिंदूज को टारगेट किया गया और ज्यादा से ज्यादा जाने लेने की कोशिश की गई थी और कई टीमें बनाई गई इस चीज को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जितने बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे वो कहीं ना कहीं कार के अंदर, स्कूटर के अंदर RDX रख के किया गया था, जिसकी वजह से कंप्लेन आती है कि दादर में एक संदिग्ध स्कूटर है जो वहां पर खड़ा है और पुलिस वालों को पता था कि जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए कहीं ना कहीं स्कूटर और कार के अंदर प्लान किए गए थे। तो पुलिस वाले बिना किसी देरी के बॉम्ब स्क्वाड, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दादर पहुंच जाती है और जब बॉम्ब स्क्वाड के लोग उस स्कूटर की तलाशी लेते हैं तो स्कूटर के अंदर करीबन 15 किलो RDX पाया जाता है, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो ब्लास्ट नहीं होता। और पुलिस की एक टीम को वर्ली में एक मारुति वैन मिलती है जिसका नंबर होता है MMFC1972 और इस मारुति वैन को खोलने पर इसके अंदर RDX तो नहीं मिलता लेकिन बहुत सारे AK-56 राइफल और हैंड ग्रेनेड्स मिलते हैं। तो फिर पुलिस वाले इस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करते हैं जो किसी रुबीना मेमन के नाम पे होता है और जो स्कूटर के नंबर को ट्रेस किया गया रहता है वो किसी याकूब मेमन के नाम पे होता है। पुलिस वालों को यहाँ पे शक होता है क्योंकि जो सरनेम थे मेमन ये सेम आ गया था। तब पुलिस वाले इसका एड्रेस निकालते हैं और एड्रेस सेम ही होता है। माहिम पुलिस स्टेशन से लगी हुई एक बिल्डिंग थी अल हुसैनी नाम की, जहां का ये एड्रेस था। पुलिस वाले इस एड्रेस पे पहुंच के अल हुसैनी बिल्डिंग के अंदर पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब पुलिस वालों को पता चलता है कि जो मेमन फैमिली है करीबन ब्लास्ट के 3 दिन पहले ही वो दुबई चले गए हैं। उसके बाद पुलिस वाले घर का दरवाजा तोड़कर अंदर तलाशी लेना शुरू करते हैं और उन्हें कमरों के अंदर RDX मिलती है और एक स्कूटर की चाबी मिलती है। पुलिस वालों को दादर में जो स्कूटर मिला था चाबी को चेक करने के लिए वो अपने एक ऑफिसर को भेजकर इस चीज को चेक करते हैं और उस चाबी से स्कूटर चालू हो जाती है, जिससे पुलिस वालों को एक कंफर्म हो जाता है कि जो मेमन फैमिली है उसका ब्लास्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई हाथ जरूर है। और पुलिस वाले इस बात को बॉम्बे के कमिश्नर अमरजीत सिंह सामरा को बताते हैं और अमरजीत सिंह सामरा उस टाइम के ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर राकेश मारिया को ये केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दे देते हैं और इसमें CBI भी आ चुकी थी उस समय तक। और पुलिस वाले उस पूरी बिल्डिंग की तलाशी लेते हैं और उस बिल्डिंग के गैराज में करीबन 27 डब्बे पाए जाते हैं जिसके ऊपर मार्कर से कई चीजों को मिटा दिया गया था। तो उस चीज को फॉरेंसिक के लिए पुलिस वाले भेज देते हैं और फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ता है कि जिन चीजों को मिटाया गया था उसमें लाहौर के किसी जगह का एड्रेस लिखा हुआ था, जिसकी वजह से साफ हो जाता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं हाथ था। और इस बात को बॉम्बे के कमिश्नर रॉ को बताते हैं और रॉ जो अपने एसिड से जो पाकिस्तान के अंदर है, जो हमारी खबरी है, उन लोगों को एक्टिव कर देती है, जिससे मालूम पड़ता है कि हाँ उन सभी चीजों को पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कराया गया था जिसके अंदर RDX और गन्स थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पहली गिरफ्तारी होती है 14 मार्च को असगर मुकद्दम का। असगर मुकद्दम टाइगर मेमन की तरह काम करता था करीबन 1 साल से, जो उसका मैनेजर भी था। टाइगर मेमन और उसके भाई याकूब मेमन का हाथ था। तो चलिए मैं बताता हूँ कि टाइगर मेमन कौन था और याकूब मेमन कौन है। टाइगर मेमन एक कम पढ़ा लिखा आदमी था जो स्मगलिंग के बिजनेस में चला आया था और जो चांदी और सोने की स्मगलिंग करके बहुत पैसा कमा रहा था। और वहीं उसका भाई जो याकूब मेमन था वो वेल पढ़ा लिखा आदमी था जो एक CA था, लेकिन उसने अपने भाई को देखा कि वो स्मगलिंग के बिजनेस में कितना पैसा कमा रहा है, ढेरों पैसे छाप रहे हैं, जिसके लिए उसने भी स्मगलिंग में अपना पैर डाल दिया और दोनों भाई मिलकर स्मगलिंग करने लगे। और मैं बता दूं कि बॉम्बे पुलिस के कान में बात आ चुकी थी कि बॉम्बे के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के 3 दिन पहले एक स्मगलर था गुल मोहम्मद नाम का, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसने ये कहा था कि बॉम्बे के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है
क्योंकि उसने ये भी कहा था कि हम लोगों को पाकिस्तान भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने इस बात को पूरी तरह से हल्के में ले लिया था, जिसकी वजह से टाइगर मेमन को पता चल गया था कि इस बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम आ सकता है, जिसके लिए वो बॉम्ब ब्लास्ट के पहले ही दुबई भाग गया था अपनी फैमिली को लेकर। और ये जांच पड़ताल लीक हो जाती है और मीडिया को ये बात मालूम पड़ जाती है और मीडिया को पता चलता है कि किसी मेमन फैमिली का इसके अंदर नाम आ रहा रहता है। और जो ISI है वो हमेशा इंडियन मीडिया को फॉलो करता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि मेमन फैमिली का नाम उछल चुका है मार्केट के अंदर, और जिसकी वजह से इस पूरी फैमिली को 17 मार्च को दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया जाता है और उनके पासपोर्ट्स को जमा कर लिया जाता है ISI द्वारा। और 25 मार्च को पाकिस्तान के अंदर ही किसी दूसरी प्लेस पे लोगों को वापस शिफ्ट किया जाता है, बार बार यहाँ से वहाँ किया जाता है उनको। और ISI पूरी मेमन फैमिली को प्रोटेक्शन देता है और पूरी मेमन फैमिली की पाकिस्तान के अंदर ही आइडेंटिटी पूरी चेंज कर दी जाती है, उनके इंडियन पासपोर्ट को खत्म कर दिया जाता है, एक पाकिस्तानी पासपोर्ट तैयार किया जाता है, उनके नए नए डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस तैयार किए जाते हैं, पूरी आइडेंटिटी चेंज कर दी जाती है। और उसी समय जब रॉ वाले भी मेमन फैमिली के पीछे पड़े होते हैं तो रॉ वाले एयरपोर्ट से उनकी खबरें निकालना शुरू करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उन्हें दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट कर दिया गया है। तो रॉ वाले अपनी मिनिस्ट्रीज को बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंडिया द्वारा दबाव बनाया जाता है कि उन लोगों को दिया जाए। और ISI पूरी फैमिली को 15 अप्रैल को बैंकॉक शिफ्ट कर देती है और पूरी मेमन फैमिली को ये 2 महीने के अंदर यहाँ से वहाँ किया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों के अंदर गिल्ट आने लगता है, उन्हें कहीं ना कहीं पछतावा होने लगता है अपनी गलती को लेकर। और करीबन 12 दिनों के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर दबाव कम हो जाता है, मामला ठंडा पड़ जाता है, तब उन लोगों को बैंकॉक से वापस पाकिस्तान लाया जाता है कराची में, और उन्हें वहां ISI द्वारा पूरा प्रोटेक्शन दिया जाता है। करीबन 1 साल तक वो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। और करीबन 1 साल बाद जब ISI को लगने लगता है कि ये मामला ठंडा हो गया और वो पाकिस्तान के अंदर ही है, तब ISI वाले उन पर नजर रखना थोड़ा कम कर देते हैं। लेकिन जो मेमन फैमिली थी उनके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आ गया था, उन्हें पछतावा हो रहा था और उन्हें अपने देश जाना था, जिसके लिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपने आप को सरेंडर करेंगे। लेकिन उन्हें ये भी चेक करना था कि कहीं ISI वाले उनके पीछे तो नहीं है, जिसके लिए टाइगर और याकूब के छोटे भाई सुलेमान और ईसा दुबई जाने का फैसला करते हैं और दुबई चले भी जाते हैं और दुबई से आ भी जाते हैं, और वो बोलते और उनका किसी ने पीछा नहीं किया, जिसकी वजह से याकूब मेमन फैसला करता है कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो दुबई चला जाएगा। लेकिन टाइगर मेमन इस बात से थोड़ा भी सहमत नहीं था और वो पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए तैयार ही नहीं था, और उसे सरेंडर करने की बात तो पहले भी हजम नहीं हो रही थी। याकूब मेमन टाइगर मेमन को छोड़कर पूरी फैमिली को लेकर दुबई आ जाता है। दुबई में बैठ के अपने दिल्ली में एक भाई को कॉल करता है, लेकिन किसी सिक्योरिटी रीजन से उसका नाम नहीं बताया जा रहा है। उस दिल्ली वाले भाई को उसने कॉल किया, उसने कहा कि मुझे सरेंडर करना है, जिसके लिए वो उससे सलाह लेता है। लेकिन याकूब मेमन के भाई को जो दिल्ली में उसे पता था कि भारत के अंदर हालात कैसे है, जिसके लिए वो उसे नेपाल बुलाता है कि नेपाल में बैठ के बात करेंगे, और नेपाल में याकूब मेमन आता है और उसका दिल्ली वाला भाई आता है। 3 दिन दोनों की बात चलती है और याकूब मेमन को नेपाल एयरपोर्ट पे पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से उसे पकड़ कर वापस इंडिया शिफ्ट कर लिया जाता है। और याकूब मेमन बताता है कि उसे सरेंडर करना उसकी फैमिली को भी जो दुबई के अंदर है, लेकिन याकूब मेमन को वापस छोड़ा नहीं जा सकता था। इसके लिए उसके भाई को जो दिल्ली वाला था उसे वापस दुबई भेजा गया रॉ के एजेंट्स के साथ। लेकिन याकूब मेमन के पकड़े जाने के बाद ही मीडिया के अंदर एक बात उछलने लगी, जिसकी वजह से ISI वालों को भी मालूम पड़ गया कि याकूब मेमन पकड़ा गया है। लेकिन वो लोग परेशान थे क्योंकि ये बंदा तो पाकिस्तान के अंदर था, कि पाकिस्तान से निकल के कभी नेपाल पहुंचा, नेपाल से कभी से इंडिया वालों ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से उन्हें बस यही मालूम था ISI वालों को कि याकूब मेमन पकड़ा गया, पूरी फैमिली नहीं। और ISI वालों ने दुबई के अंदर याकूब मेमन की फैमिली को ढूंढना शुरू कर दिया और यहीं पे खतरा बढ़ने लगा, क्योंकि ISI वाले याकूब मेमन की फैमिली को वापस उठा के पाकिस्तान शिफ्ट कर देते थे, जिन्हें सरेंडर करना था। लेकिन इंडियन रॉ वाले और इंडियन एजेंट्स ने बहुत ही चालाकी से उन लोगों को दुबई से वापस इंडिया लेकर आया। 25 अगस्त 1984 को पूरी मेमन फैमिली भारत के अंदर थी, सिवाय टाइगर मेमन को छोड़कर। और भारत के कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होती है और 30 जुलाई 2015 में इसका फैसला आता है, जिसमें याकूब मेमन को फांसी दे दी जाती है और 200 लोगों के ऊपर टाड़ा केस रखा जाता है, जिसमें टाइगर मेमन ही बस बच जाता है, जिसे सजा नहीं होती, क्योंकि वो पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि वो पाकिस्तान से कहीं बाहर ही नहीं आता। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।